देखेंगे लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग ऑक्सीकरण और नमी की उपस्थिति में लगता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। Fe+O2+H2O ये मिल करके क्या बनाते हैं, Fe3O4, जो जंग लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे ऑक्सीकरण, है ना, भार बढ़ जाता है। जब जंग लगता है तो क्या होता है, भार बढ़ जाता है और आयु घट जाती है। तो लोहे पर जंग लगने से आयु घट जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है। यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड, है ना, जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग हो जाते हैं। कौन सा रोग होते हैं, तो खैरा रोग हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक संघटन के आधार पर द्रव को मुख्य 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, तो तत्व होती है और यौगिक होती है। तो यौगिक को हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलते हैं और मिश्रण को हम लोग अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तत्व क्या है देखेंगे, तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थों में परिणत नहीं किया जा सकता। तत्व के सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं और अभी तक लगभग 114 तत्व ज्ञात है, जिसमें लगभग 92 प्रकृति में पाए जाते हैं। 114 है, अभी अगर देखा जाए वर्तमान में, है ना, तो 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। मतलब यहाँ बहुत पहले का है कि अभी तक लगभग, मतलब पहले 114 तत्व ज्ञात था। ठीक है। खोजा गया अंतिम तत्व अनुसेप्टियम है। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे कि एक था तिर्यक नियम, जिसको डोबेराइनर ने 1829 में, है ना, तिर्यक थ्रेड्स, और अष्टक नियम न्यूलैंड्स दिए थे। कब दिए थे, तो 1863 में, है ना, ऑक्टोपस बेड। ठीक है। एक था मेंडलीफ, जो परमाणु भार के आधार पे बताए थे, है ना, 1869 ईस्वी में एटॉमिक। और एक बताए थे मोसले, जो परमाणु संख्या के आधार पे। ठीक है, 1913 में एटॉमिक नंबर। तो डोबेराइनर ने क्या क्या बताए थे वो देख सकते हैं हम लोग। डोबेराइनर जी क्या बोले थे कि इसकी खोज डोबेराइनर ने 1829 में की है। उनका जन्म 1780 में हुआ था और मृत्यु 1849 में हुआ था। ये जर्मनी वैज्ञानिक थे। 1829 में उन्होंने त्रिग्रुप में तत्वों को रखा जिसके गुण समान थे, जिसे उन्होंने थ्रिड्स थ्रिड्स कहा। इसके अनुसार बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान दोनों तरफ वाले प्रत्येक तत्व के द्रव्यमान का औसत होता है। कहने का मतलब कि एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि जो ये है ना Li और यहाँ पे K है, जब ये दोनों को अगर जोड़ करके भागा दिया जाए 2 से, तो बीच वाले तत्व के बराबर होता है। जैसे देखिएगा दूसरा का द्रव्यमान तो 7 है और इसका 39 से जोड़ करके अगर 46 आया, 2 से डिवाइड किए तो 23 आया, तो इस किसका होता है, Na का होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया Li+K, तो भागा दिए 2 से तो Na आया। उसी तरह Ca+Ba, तो यहाँ Sr आया। तो डोबेरेनर ने प्लेटिनम उत्प्रेरक पहली बार खोजा था, है ना, पहली बार खोजा था। डोबेरेनर ने अवगुण डिसएडवांटेज, उनका डिसएडवांटेज क्या था, उनमें अवगुण क्या थे, तो उन्होंने कुछ तत्वों को ही सजाया था। मतलब अधिकतर तत्व ऐसे इस रूप में नहीं सज पाए। तो बाद में जो थ्रेड्स खोजे गए थे वह डोबेरेनर के नियम रूल पर फिट नहीं थे, है ना, फॉलो नहीं करता था। उसके बाद है पिक्चर ऑफ जॉन न्यूलैंड्स की सजावट। उनका जन्म 26 नवंबर 1837 में हुआ था और उनका डेड 21 जून 1898 में हुआ था।
ठीक है। तो देखिए किस प्रकार उन्होंने सजाया था। तो सा रे ग म प ध नि सा, है ना। ऐसा करके उन्होंने सजाए थे कि जो पहला है ना वो 8वें तत्व के बराबर हो जाता है। जैसे देखो पहिलका तो 8वां से दूसरका, 9वां से तीसरका, मतलब इसको देखा जाए तो पहिलका 8वां से होगा, 8वां 15वां से होगा, 15वां 22वां से होगा, है ना। मतलब 7 तत्व को छोड़ करके। लेकिन ये कहाँ तक माने थी, Ca तक, कैल्शियम तक ही मानी थी। उसके बाद न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव, है ना, ऑक्टेव मतलब अष्टक का नियम दिए। इनकी खोज न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने 1863 में किया था। जन्म 1837 में, मृत्यु 1898 में हुई थी। यह इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। इसमें तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया गया था, सजाया गया था, है ना। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता था। मतलब जो सारे गामा पाधा नी सा है ना, उसी पर यह आधारित था। एस तथा एफ की संयोजकता एक थी। तो तत्व की समानता कैसे होती है, तो एक होता है जो 8वां के बराबर होता है, 8वां होता है जो 15वां के बराबर होता है, और 15वां जो होता है वह 22वां के बराबर होता है। ठीक है। तो न्यूलैंड्स की तालिका में CO तथा Na के हैलोजन के साथ रखा गया था। Fe मतलब आयरन का गुण CO और Na जैसे, लेकिन इसे बहुत दूर तक रखा गया, है ना, दूर रखा गया इसको। न्यूलैंड्स की तालिका थोरियम पर समाप्त होती है। आवर्त सारणी Ca तक ही मान्य थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ये नामकरण, नोमेनक्लेचर। यहाँ पे क्या है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे देखिएगा पेंटेन है तो यहाँ C कितना है, 5 ठो है। तो 1 2 3 4 5, मेथ एथ ब्रोब ब्यूट ब्यूट पेंट मतलब पेंटेन, है ना। तो इसका हाइड्रोकार्बन के आधार पर किया जाता है। यदि कार्बन का कोई 2 श्रृंखला हो और सबसे लंबी श्रृंखला के आधार पर होता है तो हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाएगा। जैसे देखिएगा 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7, तो सबसे बड़ा है तो यहाँ मेथाइल हेप्टेन, है ना, 4 से हुआ। तो मेथाइल एथ मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो क्या हो गया, हेप्टेन। उसके बाद तीसरा है कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन पर कोई एल्काइल या हेलाइड ग्रुप जुड़ा हो तो उसका नामकरण उसी ओर से किया जाता है जिस ओर से वह ग्रुप नज़दीक हो, मतलब सबसे पहले हो। देखिएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन, है ना। तो यहाँ नेन हो गया। तो क्या है क्लोरो, तो सबसे 1 2 3, 3 के पास था तो यह क्या लिखे 3 क्लोरो नोनेन, क्लोरोनोनेन मतलब 9 है तो क्लोरोनोनेन। उसके बाद है 4 नंबर में, यदि किसी हाइड्रोकार्बन पर एक से अधिक एल्काइल ग्रुप हो तो उसका नामकरण अल्फाबेट, किसके आधार पर, अल्फाबेट के आधार पर किया जाता है। एक मिलेगा समाव्ययता। समाव्ययता क्या है, तो वैसा यौगिक और जिसमें अवयव समान हो परंतु संरचना और गुण क्या होते हैं, अलग अलग हो, उसे समाव्ययी कहा जाता है। और इस परिघटना को समाव्ययता कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पे संरचना 2 ठो आपको दिखाया गया है। C4H10 ये ब्यूटेन है ना। तो 1 2 3 4 तो 4 हो गया। तो नॉर्मल ब्यूटेन, इसका नाम ही होता है ब्यूटेन। तो C4H10 है तो C 4 है, H कितना है तो 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। और इसी का देखिएगा यहाँ पे C भी 4 ठो है, हाइड्रोजन भी 10 ठो है, लेकिन इसका नाम है आइसोब्यूटेन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे C2H6O है, मतलब एथेन ईथर। CH3O है, CH3 है। यहाँ पे भी C 2 ठो है, H6 है और O 1 है। तो देखिएगा C2 है, H5 है और एक यहाँ पे तो H6 हो गया, O हो गया, जिसको नाम है डाई मेथाइल ईथर।
है ना, डाई मिथाइल ईथर, इसका नाम है एथाइल एल्कोहल। उसके बाद देखिएगा C5H20, सॉरी C5H12, इसका नाम है पेंटेन। 1 2 3 4 5 मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, इसका नॉर्मल पेंटेन नाम है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे भी C5 है ना, इसका नाम है आइसोपेंटेन। और यहाँ पे भी C5 है तो इसका नाम है नियोपेंटेन। यही आपका समाव्ययता है ना। इसमें क्या है, समाव्ययता में आपको बताया गया था कि यौगिक जिसमें अणुसूत्र मतलब समान हो परंतु संरचना क्या होगा, अलग अलग। अणुसूत्र रहेगा सेम ही, C4H10 C4H10 रहेगा, लेकिन इसका क्या होगा, संरचना दोनों को अलग अलग। कैसे यहाँ पे हुआ, एक हो गया नॉर्मल ब्यूटेन का और एक हो गया आइसोब्यूटॉन का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अपरूपता। अपरूपता क्या है, तो जब किसी पदार्थ पर अत्यधिक तापमान और दबाव पड़ता है तो वह पदार्थ अपना रूप और गुण क्या कर लेता है, बदल देता है, जिसे अपरूप कहा जाता है। इस परिघटना को ही अपरूपता कहा जाता है, ठीक है। कार्बन का 3 अवयव होते हैं, तो कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन क्या है, तो C16 ग्लोब और जियो डेसिव और फुटबॉल के आकार का होता है। हीरा और ग्रेफाइट में हम लोग अंतर देखेंगे। तो हीरा क्या होता है, हीरा अत्यंत कठोर होता है और ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा चतुष्फलकीय होती है, ग्रेफाइट षष्ठफलकीय होती है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा का उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है और ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेल में किया जाता है। काले हीरा का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है और ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0% पाया जाती है। अब हम लोग देखेंगे जल, है ना। तो जल क्या होता है कि जल मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है मृदु जल और एक होता है कठोर जल। मृदु जल क्या है, तो वैसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है उसे मृदु जल कहा जाता है और इसे मृदु पेयजल भी कहा जाता है। कठोर जल क्या है, वैसा जल जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है उसे कठोर जल कहा जाता है। इसे पेयजल नहीं होता, पेयजल मतलब पीने लायक नहीं होता है। जल की कठोरता को भी 2 भागों में बांटा गया, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, ठीक है। अस्थायी कठोरता क्या है, तो यह Ca तथा Mg के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। इस कठोरता को दूर करने के लिए बाष्पीकरण विधि, है ना, बाष्पीकरण मतलब हम उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे खौलाते हैं, बाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। एक होता है अस्थायी कठोरता, तो यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। अस्थायी कठोरता क्या है, तो अस्थायी कठोरता यह Ca तथा Mg के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आसवन विधि प्रयोग किया जाता है या चूना जल का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे देखिएगा एक है एरिन, इसका नाम है बेंजीन, ठीक है, ये क्या है, बेंजीन है। इसे एरिन भी कहा जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसे क्या कहा जाता है, एरिन भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या विलय के रूप में पाया जाता है, इसके C मतलब है ना सिंगल बॉन्ड परमाणुओं के बीच अल्टरनेट मतलब द्विबंध होता है। बेंजीन को एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कहा जाता है तथा इसका उपयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन को किस प्रकार दर्शाया गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो देखिए कार्बन, एक कार्बन के पीछे 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 2 3 4, 1 2 4, 2 1 3 और 1 4, है ना। जिसमें जो पाई बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, वो 12 होती है, ठीक है। और जो पाई बॉन्ड होती है 3 होती है, तो पाई बॉन्ड 1 2 3, बाकी जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपका सिग्मा बॉन्ड 12 हो गया। और इसमें देखेंगे हाइब्रिड स्टेशन ऑफ द सी, ये कैसा शेप होता है, तो sp² होता है।
इसमें फिनॉल और कार्बोलिक एसिड C6H5OH होता है। ठीक है।